आजकल मस्जिदों के गेट पर एक क्यूआर कोड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये अधिकतर देश के मस्जिदों पर दिख रहा है, जिस पर लिखा है नो यूसीसी। नो यूसीसी इसलिए लिखा है क्योंकि मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने इसे उपलब्ध कराया है। यूसीसी के खिलाफ जो भी आपत्तियां हैं, जो भी उनकी नाराज़गी है, वो दर्ज कराने के लिए इस माध्यम को उपलब्ध कराया है। ये जो यूसीसी का मुद्दा है, इस पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके लिए विधि आयोग ने 28 जुलाई तक का समय और दिया है। इसकी जो डेडलाइन थी 14 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 28 जुलाई किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 6 महीने का वक्त मांगा था, जो कि 28 जुलाई कर दिया है। अभी इस समय हम लखनऊ के हसनगंज इलाके में और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनको किन मुद्दों पर यूसीसी के लिए आपत्ति है और किस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं, और क्या उनको लगता है कि यूसीसी देश के लिए सही है या नहीं सही है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आपको क्या लगता है कि यूसीसी का जो कानून लाने की कवायद शुरू की है प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान के ज़रिए, ये अगर लागू होता या बनता है कानून, तो ये देश के लिए सही होगा या नहीं सही होगा? पहले तो कानून का ड्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये जो आप अभी बता रहे थे कि मस्जिद में कोड लगे हुए हैं, वो इसीलिए लगे हुए हैं कि उसको स्कैन करके हम उसमें पढ़ेंगे कि ये क्या है, आपत्ति किस बात की है या सहमति किस बात की है। क्योंकि डाइवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही थोड़ा ना है। यहाँ तो जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। आप अगर नॉर्थ उसमें साउथ इंडिया में चले जाएँ, आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदू जो हैं बहुसंख्यक आबादी, वो कज़िन्स में शादी नहीं करते, लेकिन नॉर्थ उसमें साउथ इंडिया में करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक इलाका है जिस इलाके में मामा अपनी भांजी से शादी करता है। आप नॉर्थ इंडिया में नहीं सोच सकते। नॉर्थ इंडिया में मर्डर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर आप और आगे बढ़ जाइए मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों में, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, मणिपुर में चले जाएँ, आसाम में चले जाएँ, वहाँ आप देखें सारे ट्राइबल्स जितने हैं, उनके जनजातियों में कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप कैसे ख़त्म करेंगे? अभी तो किसी एक संगठन ने, मैंने पढ़ा था या सुना था कि उसने सरकार को धमकी दी है कि हम 28 सांसदों के घर फूंक देंगे, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। तो उनका स्टैंड लेके आइए आप जहाँ जैन समुदाय का, उसका स्टैंड लेके आइए। जो बिना कपड़ों के उनके धर्मगुरु घूम रहे हैं, एक उनकी आस्था है। मैं चाहता हूँ आप उनका स्टैंड लाएं, उसके बाद मुसलमानों का स्टैंड लें। हम अपना स्टैंड सबसे लास्ट में देंगे। सर्वोच्च है, संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखा है। नहीं, कैमरा हटा दीजिए। नहीं, ठीक है। देखिए, जब हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं रिलीजियन के, एजुकेशंस के, तो वह हर धर्म को है, केवल मुसलमानों को ही नहीं है। तो संविधान क्योंकि भारत में सर्वोच्च है, तो हम संविधान की बात मानेंगे। ठीक है, संविधान ने हमें ये फंडामेंटल राइट दे रखा है कि हम जिस तरह से रहना चाहें रह सकते हैं, जो धर्म पालन करना चाहें कर सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट जो है ऐसे रूल्स और ऐसे क्यों लाती है जिससे कि लोगों का जो है मतलब पर्सनल जो भी एक्टिविटीज़ है या रहन सहन है, उनमें मतलब दिक्कत हो। अगर कॉमन लॉ लागू होता है, आपके हिसाब से, आपके विचार से क्या दिक्कत होगी? मेनली क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? भैया, जब फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे आर्टिकल जो है 3 में, आर्टिकल चैप्टर 3 में, जो संविधान के हमारे आर्टिकल चैप्टर 3 है, उसमें जब ये फंडामेंटल राइट दे रखा है कि हम जैसा मन करेंगे वैसा कपड़ा पहन सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ सो सकते हैं, जो मन करे हम वो खा सकते हैं, तो फिर संविधान सर्वोच्च है ना, तो संविधान की हम बात मानेंगे। देखिए, हमारे लिए आइडेंटिटी क्राइसिस है। हर धर्म अपना मानता है ना। आप अभी जाइए, चूँकि मुसलमानों के बारे में इतनी ज़्यादा बात होती है रोज़ टीवी के उस पे चैनल पे, कि लोग मुसलमानों के बारे में मुसलमानों से ज़्यादा जान गए हैं, है ना। जो मुसलमानों को नहीं मालूम है, उससे ज़्यादा गैर मुसलमान जान गए। तो आप अगर उन लोगों से, उन कम्युनिटी से भी बात करेंगे जाके, जैन समाज, सभी से बात करेंगे। नहीं, विरोध की क्या वजह है? हमारे विरोध की ये वजह है कि डाइवर्सिटी है, और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अभी गृह मंत्री ने कहा कि हम आसाम और नागालैंड के उन ट्राइबल्स को छोड़ देंगे,
तो जहाँ से आपको धमकी मिली आप उनको छोड़ देंगे, जो आपका सॉफ्ट टारगेट है वहाँ आप अंदर आके उसमें दखलंदाजी करेंगे। जाएगा जो साउथ में मेजॉरिटी प्रैक्टिस करती है, क्या वैसे ही यहाँ नॉर्थ में किया जाएगा? यहाँ नॉर्थ में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस बिलीफ है, बिल्कुल डिफरेंट है, साउथ में बिल्कुल डिफरेंट है। ये देश डाइवर्सिटी का देश है, आप इसको कैसे यूनानिमस कर देंगे? अगर आपकी आइडेंटिटी क्या थी? डाइवर्सिटी। आपका मेजॉरिटिज्म में प्लूरिज्म, आपकी डाइवर्सिटी ही सब कुछ था। आप उसको अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं केवल इसलिए कि वोट बैंक के लिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेसिकली तो सबसे पहले डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वो उस पर बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? अभी आप कल मणिपुर की आप देखिए घटना, अब जब वीडियोस वायरल हो रहे हैं तब आप बोल रहे हैं, वो भी क्या सेशन से पहले, और आप डिबेट नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट में। पहले तो आप पार्लियामेंट में डिबेट करिए, जो मेन मुद्दे हैं उनसे हटा के आप यूसीसी और ट्रिपल तलाक के बाद अगर आप देखिए जो जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, जहाँ सिविल कोड है आपका हिंदू सिविल कोड, उसके बाद भी विमेंस को अबेंडन किया जाता है। उनके लिए क्या ड्राफ्ट है गवर्नमेंट के पास? केवल ये कह देना हम यूसीसी लाएंगे और इलेक्शन करा लेंगे। तो पहले आप ड्राफ्ट लाइए कि आप यूसीसी में क्या लाना चाह रहे हैं, यूसीसी में आप क्या चाह रहे हैं, वो ड्राफ्ट आना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। अभी तो क्या है कि आप माइक लेके आ जाते हैं किसी से भी, ये तो कहिए यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये कहे कि 10 बच्चे अल्लाह की मेहरबानी है, नहीं तो वही क्लिप चल जाती है ना, हो वही चल जाता। हालांकि आप उस आदमी के ऊपर 10 बच्चे पैदा करने का आरोप लगाते हैं, जो मैं आपकी उसकी फेडरेशन की बात कर रहा हूँ। हालांकि उन लोगों के ऊपर आरोप लगता है 10 बच्चे पैदा करने का जो 25 करोड़ है और जो 100 करोड़ है। भाई साहब उन लोगों को तो उठा के उनके ऊपर NSA पोटा जितनी भी धाराएं हैं लगाएं, और उसके पीछे कौन लोग हैं। मणिपुर आज से नहीं हो रहा है, पिछले 4 महीने से हो रहा है। 4000 से ज़्यादा चर्च जल चुके हैं। किसने जलाया? हर चीज़ के पीछे एक सोच होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ इस बच्चे को मैं तैयार कर दूं कि जाओ वहाँ पर अटैक कराओ, तो मेरा माइंड काम कर रहा है ना इसके पीछे, इसको हथियार देने के लिए, सारी चीज़ें देने के लिए। सैकड़ों की भीड़ दिख रही है, जो भीड़ है, भीड़ को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि वो कुछ खास चुने हुए संगठनों के सदस्य निकलेंगे। नाम आप भी जानते हैं। कोई भी आंदोलन जो है बिना नेतृत्व का नहीं होता है। उस आंदोलन के पीछे कोई ना कोई नेतृत्व जरूर होता है। चाहे आप सीए देख लीजिए या कोई भी आंदोलन देख लीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई नेतृत्व जरूर होता है। उस नेतृत्व को पकड़ना चाहिए जो इतनी हिंसा करवा रहा है। उसको जहाँ उसको मार देंगे, नेतृत्व खत्म हो जाएगा। क्या वो जब मानते हैं केंद्र में भी उनकी सरकार है बीजेपी की, प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्यों अभी तक इस तरह की हिंसा को रोक क्यों नहीं पाए? ये तो उनको चिंतन मनन करना चाहिए ना। अगर हम गवर्नमेंट में होते तो हम चिंतन मनन करते हैं। हमें कोई, मैं बता रहा हूँ इसका जवाब, सरकार कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है। सरकार किनके भरोसे चल रही है आप बताइए? कितने संगठन हैं आप गिनते चले जाइए, ये सेना वो सेना, तो बहुत से संगठन भाई साहब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हम लोग रहते हैं इसलिए जानते हैं। हम अगर पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे हम जान जाएंगे वहाँ भी। अभी मैं दार्जिलिंग और गैंगटॉक गया था, वहाँ पे पर्चे छपे हुए थे दीवालों पे, प्लीज़ वॉच केरला स्टोरी एंड कश्मीर फाइल्स, धर्म रक्षो रक्षाती, ये नारे लगे हुए थे। कौन लगा रहा है वहाँ? लेकिन जो मणिपुर की बंदा वहाँ जाके जी, जो मणिपुर की स्थिति है, मणिपुर में ऐसा नहीं है। मणिपुर में आज भी हिंदी फिल्में नहीं चलती हैं। आज की बात मैं कर रहा हूँ। मणिपुर में 6 महीने के बाद इम्फाल घाटी में दुकानें बंद हो जाती हैं। मणिपुर में झगड़ा किन किन लोगों के बीच में है पहले आप ये बता दीजिए? कुकीज और नागा जो जनजातियां हैं, और इसके अलावा मैतेई जो जनजाति है, उन दोनों के बीच में। कुकी किस रिलीजन को बिलोंग करती है और मैताई किसको बिलोंग करती है? कुकी तो आपके क्रिश्चियंस हैं उसमें, इसके अलावा मुस्लिम्स कुछ भी हैं। कुकी और मैताई ये किन? अधिकतर हिंदू जो बहुसंख्यक हैं वो इसको कहिए हिंदू एंड क्रिश्चियन। कुकी और मैताई छोड़ दीजिए, आप इसको कहिए हिंदू एंड क्रिश्चियंस। अब झगड़ा जो चल रहा है, जैसे यहाँ कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम हो गया, शिया सुन्नी हो गया, अब इसको कहिए कुकी एंड मैताई को आप कहिए हिंदू एंड मुस्लिम। अब बताइए कि क्या हो रहा है? अब जिनके साथ घटना हुई वो किस समुदाय के हैं? मैताई के हैं कि कुकी के हैं? कुकी के हैं। और कुकी कौन से समुदाय है? इसकी वजह ये भी कहा जा रहा है वो लड़कियां पुलिस स्टेशन से सौंपी गई हैं भीड़ को। देखिए आपत्ति तो इसमें हर एक कौम के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये बताया कि लॉ कमीशन ने भेजा है, लॉ कमीशन को हम अपनी राय देना चाहते हैं कि हम इसके मुखालिफत में है, इस वजह से कि हमारे मज़ाहिब पर इस तरह का जो हमला होगा चोर दरवाजे से, इसके ज़रिए से हम इसकी मुखालिफत करते हैं। सिर्फ राय तलब की गई है, हम राय दे रहे हैं कि हमें ये यूसीसी काबिल कबूल नहीं है। बस अभी तक कितने लोगों की राय पहुंची है यहाँ? यहाँ करीब हज़ारों की तादाद से राय जा चुकी होगी। हाँ, इस महल की
हज़ारों की तादाद से गई होगी इसकी तादाद। कोई खास मुद्दा है जिस पर लोगों को आपत्ति है कि इससे क्या समस्याएं हो सकती है, आपके अनुसार क्या दिक्कत आ सकती है अगर ये कानून बनेगा? समस्या ये नहीं, कानून ऐसा ये है कि हर एक कौम को जो है अपने मज़हब के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी है 1947 से लेकर अभी तक। अब ये लोग ये चाहते हैं कि एक मुल्क हो तो एक कानून हो, एक जैसा हो। तो ये जो हमारी शरीयत का जो कानून है, ये हम लोग जो शरीयत को मानने वाले हैं, कानून तो मुल्क का उसको तो मानना ही मानना हर हाल में मानते हैं, लेकिन शरीयत ने जो हमको बताया है, जिसको संविधान ने भी हमको फॉलो करने की इजाज़त दी है, तो उस हैसियत से हम अपने शरीयत को मानते हुए अपने मुल्क के कवानीन पे अमल करेंगे। शादी ब्याह ये हमारे यहाँ मिन जानिबिल्लाह अल्लाह की तरफ से शरीयत के एतबार से है हमारा। तो अगर हम इसको मान करके शरीयत को छोड़ देते हैं तो हम अल्लाह के यहाँ गुनहगार कहलाएंगे। इसलिए हम पहला अमल शरीयत को मानेंगे, जिस पे हमें आज़ादी दी है संविधान ने भी जीने की। तो हम शरीयत के एतबार से शादी ब्याह तलाक, जहाँ तक विरासत का ताल्लुक़, तो विरासत का सबसे ज़्यादा अच्छा मसला तो इस्लाम नहीं उठाया, जो कि ज़माने जाहिलियत में जो है लोग जो है औरतों का हक़ नहीं दिया करते थे, लेकिन इस्लाम जब आया तो औरतों को पूरा पूरा हक़ दिया गया, इस्लाम ने दिलवाया। तो पहले हम हुकूमत का मुसव्विदात देख लेंगे, उसके बाद ही ये सब फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हम शरीयत को तो छोड़ नहीं सकते, शरीयत तो मिन जानिबिल्लाह हमारी है। तो अब हुकूमत की तरफ से जो मुसव्विदा तैयार करके हम देखेंगे तैयार होता किस तरह का होता है, उसके बाद ये प्रक्रिया हम दे पाएंगे आपको। ऐसा नहीं हो सकता, हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है। अगर आपको मुस्लिम में शादी करना है तो आपको भी मुस्लिम होना होगा, उसके बाद ही शादी हो सकती है, तभी निकाह हो सकता है, वरना निकाह हो ही नहीं सकता। अगर शादी कर रहे हैं तो माना नहीं जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं माना। मैं मनीष शुक्ला, एडवोकेट, लखनऊ से। आपको क्या लगता है जो समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है और काफ़ी समय से की जा रही है, संविधान में भी इस बात का जिक्र है, इस पर क्या लगता है किस वजह से विरोध हो रहा है? देखिए, भारत में एक परंपरा हो चुकी है विरोध की। आप जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं या व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, सदैव उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। ये भी उसी परिपाटी का एक अंग है। बाकी यूसीसी में ऐसा विरोध करने लायक कोई तत्व तो नहीं है। जिस संबंध में विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है कि ये लागू होने से आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका पालन करने में आपको छूट नहीं मिल पाएगी, आपको अपनी धार्मिक पूजा पाठ पद्धति के लिए स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। मुख्य रूप से जो शिक्षा का अधिकार है, मुख्य रूप से जो समानता का अधिकार है और जो कुरीतियाँ भारत में हैं, इसी को समाप्त करने के नज़रिए से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समता का जो उद्देश्य सरकार का है, उसी को पूरा करने के अनुपालन में सरकार यूसीसी को ला रही है। और ये यूसीसी किसी सरकार की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में टिप्पणी की थी, तमाम समाचार पत्रों में इस संबंध में छपता रहा है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट ने कई बार साहबानों के मुद्दे पर भी ये महसूस किया कि काश एक समान कानून होता। अन्य मुद्दे भी समान के जो कोर्ट में आते हैं उसमें भी ये बात कही गई कि समान कानून होना चाहिए। तो सरकार के द्वारा उन विचारों के अनुपालन में, उन विचारों के सम्मान में और एक सामाजिक दुरुस्त व्यवस्था का जो उसका संकल्प है, उसके अवधारणा में, उसके अनुपालन में ये यूसीसी लाई गई है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति करने लायक ऐसा विषय है जो किसी भी रूप में किसी को आपत्तिजनक लगे या किसी की धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक स्वतंत्रता का हनन करता हो। हालांकि अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, इसके अलावा मानसून सत्र शुरू हो गया है, इसमें भी इस बिल को लाने का कोई अभी योजना नहीं है सरकार की, भविष्य में हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो सबसे बड़ी चीज़ लोगों के दिमाग में आती है कि जो शादी विवाह का मसला है वो क्या होगा अगर ये कानून बनेगा, उसमें किस तरह के नियम कानून होंगे, शादी किस तरह से होगी अगर सबके लिए एक कानून बनता है तो। देखिए, ये जो विवाह के मुद्दे को लेकर बार बार विपक्ष एक भ्रम फैला रहा है, मेरा ये मानना है कि विवाह की जो पद्धतियां भारत में पूर्व में प्रचलित थीं वही पद्धतियां आगे भी जारी रहेंगी। इस संबंध में सरकार कोई रोक नहीं लगाने जा रही, ना ही अभी इस संबंध में कोई मसौदा तैयार हुआ है कि हम पहले से ही उसको लेकर भ्रम की स्थिति में जिएँ कि ये अधिकार ख़त्म हो जाएगा।
मुस्लिम संगठन कुछ ज़रूर इस पर आपत्ति कर रहे हैं कि हमारी निकाह की पद्धति इससे प्रभावित होगी, हमारे शरीयत के जो हम पाबंद होते हैं उन नियमों में हम नहीं रह पाएंगे या हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने भी कई, या उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कई मौक़ों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन या निजता का उल्लंघन नहीं होगा। हम इस कार्यक्रम को या इस योजना को या इस प्रस्ताव को इसलिए ला रहे हैं कि एक सामाजिक जो भिन्नता दिखती है भारत में, जो वैचारिक भिन्नता के कारण तमाम एक दूसरे से आपस में मिलने का और एकता के मध्य में जो बाधक तत्व हैं उनको नष्ट करने के लिए ये ज़रूरी है, उनको दूर करने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में विवाह की पद्धति को लेकर कोई भ्रम फैलाना उचित नहीं है। हिंदू जिस तरीके से विवाह करता है वैसे ही करेगा, क्रिश्चियन जैसे विवाह करता है चर्च में, उसको उसका जो बपतिस्मा है यानी बैप्टाइज जिसको कहते हैं, ना उसमें कोई रोक लग रही, ना संस्कार में रोक लग रही। उसी तरीके से मुस्लिम के लिए भी कोई रोक नहीं है। ये चंद जो मौलाना हैं जो लोगों को गुमराह करके अपनी रोटी राजनीतिक सेकना चाहते हैं, या विपक्ष जिनके नतमस्तक होकर ये भ्रम फैलाता है, ये सिर्फ उन्हीं के द्वारा है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। मुख्य चीज़ ये है कि जब भी कोई हिंदू शादी करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दोनों पक्षों का हिंदू होना अनिवार्य है। ऐसे में यदि मान लीजिए लड़की मुस्लिम है तो उसको भी प्रयास ये किया जाता है कि उसको आर्य समाज पद्धति से हिंदुत्व का यानी सनातनी बनाने का प्रयास किया जाए, और तब ये संस्कार हो ताकि सामाजिक मान्यता इसको प्राप्त हो सके। इस संबंध में कोई कानूनी बाध्यता ऐसा सच नहीं है। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के लिए भी ये शरीयत के पाबंद जिसको बताते हैं उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम का मुस्लिम से निकाह होगा। ऐसा भी कोई बाध्यकारी नियम किसी हमारे संविधान में नहीं है। जब दो तरीके की बातें करते हैं तब कहते हैं कि हम संविधान को मानेंगे, और जब लाभ की कोई स्थिति आती है तो कहते हैं हम शरीयत को मानेंगे। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, ये समस्या इनकी स्वयं की रची हुई है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि मुसलमान को शादी करने के लिए मुसलमान ही होना चाहिए। दबाव के साथ जो विवाह कराया जाता है हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर, हिंदू लड़का बनकर, बाद में पता चलता है कि वो लड़का मुस्लिम है, तो ये तो एक धोखा, एक छल है। इसी को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। यदि कोई पहले से बताए कि वो मुस्लिम है और कोई हिंदू महिला विवाह करना चाहती है तो विवाह कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि उसको छल या लव जिहाद की श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन जब आप राम बनकर जाते हैं और आप रहीम निकलते हैं तब ये भ्रम फैलता है और तब लव जिहाद होता है, और इसको रोका जाना चाहिए। देखिए, मान्यताओं का समावेश हर कानून में है। भारत में अब तक जब भी कोई कानून बना है, कोई संविधान बना है, तो उसमें जो लोकल मान्यताएं, जिनको हम कह देते हैं कि परंपराएं हैं, स्थानीय परंपराएं, उनका भी ध्यान रखा गया है और उनको कहीं छेड़ा नहीं गया है। जो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में बताया गया है उसमें उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, और उसका अनुपालन सब लोग कर रहे हैं। और बाकायदा किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने धर्मों का अनुपालन कर रहे हैं और उसी के हिसाब से सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। ईसाई अपने चर्च जाने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ विवाह करता है, वहाँ अपने संस्कार करता है, कोई रोक नहीं। हिंदू अपने मंदिरों में करता है, कोई रोक नहीं। मुस्लिम अपना पद्धति से जो सुन्नत का कार्य करता है या जो निकाह करता है उसकी भी पद्धतियों में कोई फेरबदल नहीं, और ना ही इस कानून से उस पर कोई बदलाव होने जा रहा है। जो मुख्य रूप से आपत्तियां हैं वो मुस्लिम समाज के द्वारा ही कही गई हैं। जो समस्या है उसमें 3 तलाक है, हलाला है, ये कुरीतियाँ हैं। और कुरीतियों को अगर ख़त्म करने के लिए कोई कानून या कोई व्यवस्था लाई जाती है तो मुझे लगता है सबको इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, जनजातियों के संबंध में भारत में स्थिति बहुत कठिन या जटिल है, मेरा मानना है, क्योंकि तमाम जनजातियाँ ऐसी हैं जो आदिकाल से बने हुए परंपराओं का बहुत सख्ती से पालन करती हैं और उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ या बदलाव बर्दाश्त नहीं करती। उनका मुखर विरोध इस बात पर होता है कि यदि वो जंगल में रहते हैं और वहाँ किसी आदिवासी देवता की पूजा करते हैं तो उन्हें किसी अन्य तरीके से बाध्य न किया जाए। ऐसे में उन परंपराओं को छेड़ना वास्तव में उचित नहीं, और ना ही मुझे लगता है यूसीसी के माध्यम से कोई आदिवासियों की उन परंपराओं को छेड़ने का प्रयास कर रहा है। किंतु आदिवासी अब आदिवासी ही बने रहें, वो समय नहीं रह गया है। समाज में बदलाव हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आदिवासी समाज को भी मुख्य धारा में लाने के लिए, उस प्रगतिशीलता से जोड़ने के लिए यदि इस कानून के माध्यम से कुछ परिवर्तन उनके द्वारा, उनके परंपराओं में होते हैं तो वो भी मुझे नहीं लगता कि विरोध योग्य होने चाहिए। उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए इनके प्रतिनिधियों के द्वारा। LGBTQ समाज, देखिए, ये समाज जो है
अपनी कुछ परंपराओं से जुड़ा हुआ है, सरकार की तमाम व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है और समय समय पर सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनके लाभ को उठाने में भी ये पीछे नहीं है, उनका लाभ भी ये लेते हैं। इसके संबंध में जो नियम बने हैं नियमानुसार वो लाभ उठाते हैं। तो जब ये लाभ उठा सकते हैं तो यूसीसी में भी जो लाभ इनको मिलने वाले हैं उस संबंध में इनके प्रतिनिधियों को स्थिति इनके सामने स्पष्ट करनी चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें भ्रम पैदा हो, उस भ्रम को दूर करने के लिए इनका एक प्रतिनिधि अवश्य सरकारी व्यवस्थाओं में या जब भी या इसका मसौदा तैयार हो तो उसमें शामिल होना चाहिए। उनको वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें। मेरा मानना है सरकार के द्वारा, क्योंकि ये सरकार समावेशी है, सबके साथ सबके विकास के लिए संकल्पबद्ध है, तो इसके द्वारा कोई अड़चन ऐसी पैदा की जाएगी मुझे नहीं लगता। तो आपने सुना तमाम तरह के लोगों की विचारधारा है, मान्यताएं हैं, उनके अपने तर्क हैं और विरोध के भी तर्क हैं। भविष्य में इस कानून को लाने के लिए सरकार क्या करेगी वो तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन इस कानून को अगर सरकार लाती है तो कहीं कहीं ये एक भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए तबीयत पानी।